हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर और ये वेक्टर का एक दूसरा लेक्चर है। तो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में बस इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बारे में थोड़ा बहुत समझाया गया था कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं और थोड़ा सा डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। तो डिस्कशन ये वाला टॉपिक हम डिटेल में ही करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो वेक्टर के बारे में मुझे क्या बताना है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है ना ए और बी, अगर ऐसे में कुछ ज़्यादा छोटा लिख दिया क्या यार, ये बी और ये पॉइंट है ए, तो तीर अगर इधर लगा है तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी वेक्टर, फाइनल और इनिशियल, है ना, इनिशियल और फाइनल। और अगर यही वेक्टर अगर ऐसे होता ए और बी और तीर ऐसे होता तो इसको हम लोग बोलते बी ए वेक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरे डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर है ना वो माइनस ऑफ बी ए वेक्टर है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरी बात कि एक वेक्टर ये है पी और क्यू, ये दो पॉइंट हैं और ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर है, ठीक है, पी क्यू वेक्टर। अच्छा, इसकी कुछ लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस लेंथ को हम कम करते चले जाएं और 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 एक ही पॉइंट पे लाके खड़ा कर दें तो यहीं पर P आ गया और यहीं पर Q आ गया। P और Q कोइंसाइड कर गया कि नहीं कोइंसाइड कर गया, तो हमारे पास अब जाके जो PQ वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अब लेंथ क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, तो इसीलिए इसको हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। अच्छा, जब ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब वो क्या है कि वो एक नल वेक्टर है और साथ ही साथ इसके बारे में हम ये कमेंट कर सकते हैं कि P एंड Q ये दोनों जो पॉइंट्स हैं कॉन्साइड कर गए, आर कॉन्साइड्स। कह सकते हैं बिल्कुल कि P Q ये कोई अलग पॉइंट नहीं है, ये क्या है, सेम पॉइंट है, कॉन्साइड कर गए। यानी कि कभी भी अगर हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को लिखें किसी भी पॉइंट से तो ए वेक्टर, या P से दिखा रहे हैं तो P वेक्टर, मतलब P से P तक गए तो P से P तक मतलब कहीं नहीं गए, वहीं पर जमे रहे। तो ये हमारे पास ये हो गई वो जानकारी। अब जाके हम पढ़ने वाले हैं एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, है ना। हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं। एक मिनट आना जरा, अरे यार ये बंद, ठीक है, ओके ना। तो रफ करते हैं भाई इसको और हम चालू करते हैं। वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन के बारे में, है ना, एडिशन। अच्छा, तो वेक्टर एडिशन में दो तरह के लॉ पढ़ाए जाते हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और एक पढ़ाया जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दिक्कत की बात ये होती है कि यार इसको बहुत लोग, मतलब फिजिक्स में बताया जाता है, मैथमेटिक्स में बताया जाता है, हमें भी कभी बताया गया था। तो एक समस्या आई थी इसमें, समस्या ये आई थी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के जो कुछ एक दो नियम बताए गए ना वो दिमाग में भी रट गए, सब कुछ हो गया, उसको कर भी लिए हम, और लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो पूरी तरह अंदर दिमाग में फिट नहीं बैठता, है ना। उसके कोई भी नया क्वेश्चन करो, ट्रायंगल से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, पैरेललोग्राम से रिलेटेड, हेक्सागोन से रिलेटेड, वहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है यार कैसे होता है, कैसे लगता है। तो मुझे क्या लगता है कहीं ना कहीं उसको हम समझने में पूरी तरीके से बड़ी गलती कर देते हैं। इसी वजह से जितना टीचर समझाता है या बताता है बस उतना ही समझ में आता है, इसके अलावा जो है समझ नहीं आता। कारण ये, उससे अलावा हम कर नहीं पाते। उसका कारण यही है कि हमने उसको बहुत ढंग से नहीं समझा। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई और नहीं समझा पाए तो मैं ही समझा दूंगा, बट मैंने जो तकलीफ ऑब्जर्व करी उस तकलीफ का निवारण करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, है ना, पैरेलेलो, है ना, ग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ओके। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर या फिर अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और वो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से दिखाए जाते हैं,
साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम वो डायगोनल, देखो एक अगर पैरेललोग्राम बनेगा तो उसमें दो डायगोनल भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो अगर हमने कहा कि एक ही पैरेललोग्राम की दो साइड है, अगर ए और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करी जा सकती हैं, तो दो डायगोनल में से वो वाला डायगोनल इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा जो इन दोनों वेक्टर के साथ कोइनिशियल होगा। अब ये कहानी अगर सुन के नहीं समझ में आई तो एक चीज़ बताता हूँ पहले, इसीलिए मैं पूरा लिखाऊंगा क्योंकि इसको ढंग से समझना है, ये अप्लाई नहीं होता यार लोगों से, है ना। ये हमारे पास है ए वेक्टर, है ना, और ये है बी वेक्टर, और अब इसी का पैरेललोग्राम बनाओ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। इसका नाम दे दो ओ, पी, क्यू और आर। तो एक तरह से देखा जाए ये किसका डायगोनल है ना, और ये इधर के, है ना। करेक्ट। तो मैंने कहा कि इफ ए एंड बी आर टू vectors represented by adjacent side of पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, then their sum मतलब ए और बी का सम, then their sum is represented by देखो हमारे पास यहाँ दो डायगोनल बनेंगे, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, ठीक है ना। तीर किसी तरफ भी मार दो, हमने इस तरफ मार दिया, ठीक है ना, लेकिन इसमें तीर इधर ही लगेगी। तो दो डायगोनल हुए, अब ये फिगर कंप्लीट हुआ। देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन विच इज co-initial with both vectors मतलब ए एंड बी की बात कर रहा हूं। तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आया होगा। अब स्टेटमेंट इसीलिए लिखाना जरूरी था कि स्टेटमेंट ना लिखा के और बिना इसके बताता तो बस रटी रटाई चीजें हो पाती। क्या बोला गया कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर ऐसे दिए जाएं जो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करे जाएं, जैसे OP और OR जो वेक्टर हैं ये एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, तो इस पैरेललोग्राम में दो हमारे पास डायगोनल बनेंगे। एक डायगोनल ऐसा है, कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको कोइनिशियल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, दो डायगोनल बने, तो एक डायगोनल ऐसा है जो दोनों वेक्टर के कोइनिशियल पॉइंट से भी उसका कोइनिशियल पॉइंट है। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों वेक्टर का जो कोइनिशियल पॉइंट है वो इस वाले डायगोनल का भी इनिशियल पॉइंट है, और एक वेक्टर ऐसा है जो जिसका इनिशियल पॉइंट पहले दोनों के इनिशियल पॉइंट के बराबर नहीं है। तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि हमारे पास जो OQ वेक्टर है वो AB वेक्टर से कोइनिशियल है, और जो हमारे पास PR वेक्टर है वो A और B से कोइनिशियल नहीं है। तो वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि अगर दोनों वेक्टर A और B अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करे गए हैं तो इन दोनों वेक्टर का सम वो वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो दोनों वेक्टर से क्या होगी, कोइनिशियल होगी। तो इन दोनों का सम वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो दोनों वेक्टर से कोइनिशियल होगी। तो हमें मालूम है कि जो OQ डायगोनल है ना, OQ यही A और B का के साथ कोइनिशियल है, इन तीनों का जो है इनिशियल पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब दैट इज, ये जो कहानी कहने की कोशिश कर रहा है वो ये कि भाई जो OQ वेक्टर है ना, OQ वेक्टर वो किसके बराबर है, वो बराबर है OP वेक्टर और प्लस OR वेक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यार जो OQ वेक्टर है वो किसके बराबर आ गया, OP मतलब A वेक्टर और प्लस कितना, P वेक्टर।
ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब मैंने इतना तोड़ के इसको इसलिए बताया कि ये बहुत बड़ा झंझट खड़ा करता है, इसीलिए। अब देखो एक चीज और बताते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उसको मैं रफ नहीं करता हूं, चल अच्छा रफ ही करता हूं, जाने दे भाई। दूसरा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन। अब जानते हो क्या, जैसे एक फिगर फिर बनाता हूँ, जैसे हमारे पास कोई ऐसे है, या फिर थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का बनाता हूँ, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ए बी सी, है ना, ठीक है। तो जानते हो क्या करा जाएगा, इसमें बोलता है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स represented by two sides of triangle। अब ट्रायंगल की बात आ गई, two sides of a triangle, then थर्ड साइड, ट्रायंगल की थर्ड जो साइड होती है, then थर्ड साइड of a triangle, then third side of a triangle represents the sum of two vectors कब, if taken in reverse order, if taken in reverse order, taken in reverse order। अगर ये बात बताई गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक ऑर्डर ले लें कि ये ऐसा और यूं करके घूम गया तो तीर इधर गई, और इसके बाद यहाँ से तीर घूमी तो इधर गई, तो ये सेम ऑर्डर में है कि नहीं है। मानो अगर आगे बढ़ते बढ़ते गए तो मुझे इधर मुड़ना पड़ेगा और इधर मुड़ना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आए तो मुड़ के इधर गए, और यहाँ से मुड़ के इधर जाना चाहिए, बस डायरेक्शन क्या दिखा रखा है, उल्टा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। और अगर हम ऐसे बोल दें तो इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर, ऐसे डायरेक्शन चलती चली गई, है ना। तो अगर थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ए हमारे पास ये लाइन है, या थोड़ी देर के लिए इसको बोल देता हूँ ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये थर्ड साइड होगी कि नहीं होगी। और ये थर्ड साइड इन दोनों का सम ही रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन तभी रिप्रेजेंट करेगी जब ये वाली लाइन रिवर्स ऑर्डर में ली जाएगी। इसका मतलब यार, जो इसमें इस पर्टिकुलर फिगर में बात करी गई है कि a प्लस बी जो होगी लाइन, वो क्या होगी, वो ये लाइन होगी, लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में लिया जाए, यानी कि तीर को ऐसे लगाया जाए। और जब तीर को ऐसे लगाया जाएगा तो फाइनल और इनिशियल, तो हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, ए बी वेक्टर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। जहाँ से चले और यहाँ पर खत्म किए, क्योंकि एरो ऐसी हो जाती तो मुझे बी ए वेक्टर लिखना पड़ता। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस क्या हमेशा यही केस नहीं रहेगा। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ओ ए, नहीं, ओ ए कहाँ, ए सी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा ए सी और बी सी। यार मैं ऐसा उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी। इस वेक्टर को नाम देंगे ए सी वेक्टर, क्या नाम देंगे, ए सी वेक्टर। और इस वेक्टर को क्या नाम देंगे, सी बी वेक्टर, क्योंकि सी से चल के बी तक आया, तो इसको नाम देंगे क्या, सी बी वेक्टर। और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी वेक्टर के बराबर। तो आई होप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यही अंतर होता है, यही दिक्कत करता है। हम धीरे धीरे इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार जो अभी तक समझ नहीं आया अब समझ में आने लगा। देखो अब जैसे कोई दूसरी सिचुएशन में ले लेता हूँ। दूसरी सिचुएशन का मतलब अगर कोई ऐसा बोले कि चलो इस तीर को भूल जाओ,
अगर इन एरोज को भूल जाओ तो अगर मैं कह दूं ए बी वेक्टर ऐसा और फिर कह दूं प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है ना, तो ए बी यूँ चले और फिर यूँ चले तो ये सेम ऑर्डर हो जाएगा, और उल्टा चले तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो यानी ए बी प्लस बी सी का सम क्या होगा, ए बी प्लस बी सी का सम ऐसे होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ऑर्डर यूँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा सेम ऑर्डर, बस रिवर्स जो ऑर्डर होता है वो दोनों का सम रिप्रेजेंट करता है, तो तीर ऐसे लगेगी, और ऐसे तीर लगी तो उसको ए सी वेक्टर बोल देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ में आ गया। बस एक छोटी सी बात ये बताता हूँ कि जब भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगता है तो एक बात याद रखो, दो वेक्टर दिए जाएंगे और दो वेक्टर में आप देखोगे कि दो पॉइंट मैच कर गए, वो भी बीच वाले, पहले वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, है ना। अगर ये मैच कर गया तो आप बीच से इसको हटा सकते हो, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ए सी वेक्टर बचेगा। वही काम यहाँ पर भी देख लो, पहले वाले का फाइनल पॉइंट टर्मिनल और दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो तो क्या होता है, ए बी वेक्टर हो जाता है। अब ये तो हमने बताया, अब इसी बात को शॉर्टकट में बहुत फिजिक्स वालों ने बताया होगा या कहीं किसी ने मैथ में पढ़ाया होगा वेक्टर, तो बता दिया होगा कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है कि अगर एक के तीर पे दूसरे का टेल रख दो तो इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली लाइन जैसे ए बी और बी सी, तो फिर ये क्या हो जाता है, ए सी वेक्टर हो जाता है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये होता है ए प्लस बी। तो आपको इस तरह से बताया गया होगा। तो ये उसमें से एक तरीका हुआ। अब क्वेश्चन कुछ घुमा के ऐसे दे दिया जाएगा जिसमें एक वाले वेक्टर पे दूसरे का टिक रखा ही नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ अलग से दिया जाएगा और उसमें ट्रायंगल लॉ लग रहा होगा, तो तुम क्या करोगे, इस वेक्टर को इसके टिप पे रखा पाओगे ही नहीं क्वेश्चन में, तो तुम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आएगा कि अरे यार यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे लगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तब जाके हमें इतना मालूम है कि एक के टिप पे दूसरे का टेल रखना जरूरी नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड का ऑर्डर सेम है और तीसरी साइड का ऑर्डर अगर हमने रिवर्स ले लिया तो पहली दो का सम तीसरे के बराबर होता है। ये सबसे जनरलाइज थ्योरी है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अच्छा, अब एक और बात करते हैं। देखो, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, यार देखो वेक्टर के वीडियो थोड़े बड़े जाएंगे, है ना, इसमें पेशेंस रखना, बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूं, है ना, थोड़ा धैर्य बना रखो यार, समझाने में टाइम लगता है इसमें चीजों को। देखो अगर हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसका नाम ए बी सी है ना, और ये तो ये वाला वेक्टर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऐसे ए प्लस बी लाइन को। अच्छा, एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, अगर मैं एक काम करता हूं, इसी वेक्टर को अपोजिट में खींच देता हूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ तक लेकर आए सी डैश, जो जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी भी, ठीक है ना, ठीक है, बराबर लंबाई अगर देखनी है तो आप इतना कर लो। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया सी डैश। अच्छा, इसी की फोटोकॉपी इधर बनाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ही हो जाएगा, पर डायरेक्शन अपोजिट है उसके, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। और इसका मतलब इसका तीर किधर लगेगा, एरो इधर लगेगा। अब हमारे पास ये ए बी सी डैश एक ट्रायंगल बनता नजर आया कि नहीं नजर आया, जिसमें ये दो लाइन सेम ऑर्डर में हो गई और यूं गए तो सेम ऑर्डर में, बट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए मुझे अपोजिट या रिवर्स ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ए बी वेक्टर है ना और प्लस बी सी डैश वेक्टर वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सी डैश वेक्टर के बराबर। यानी कि ए सी डैश वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, ए बी वेक्टर का मतलब वेक्टर ए और प्लस बी सी डैश वेक्टर का मतलब होता है माइनस बी वेक्टर। यानी कि ए सी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये हो गया वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। जब किसी भी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करो, जैसे हमें ए में से बी माइनस करना है, तो ए में से बी माइनस करना है तो मुझे माइनस बी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जो बी वेक्टर है उसके अपोजिट साइड में क्या एक लाइन खींच दो और उसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा के ऐड कर दो, तो वही तो बात हो गई। तो सब्ट्रैक्शन इस तरह से किया जाता है वेक्टर्स में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। एक बार मैं ये देख लूँ मेरा वीडियो कितना बड़ा हो गया,
19 मिनट ही हुए हैं, कोई बात नहीं भाई, है ना। ठीक है, अब बहुत लोग सोचेंगे यार इतनी छोटी सी बात फटाफट बता के खत्म कर देते। हाँ खत्म कर देते यार, लेकिन उतना समझ नहीं आता ना तुमको, ठीक है। और इसके बाद भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैं यार क्वेश्चन लिख के रखता हूँ पहले से ही। कहाँ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन मुझे क्या है इसमें दिख रहा है, जो क्वेश्चन ये बताना है कि इफ A, B, C be the vectors represented by the side of triangle, the sides of triangle, है ना, taken in order, है ना, रिवर्स ऑर्डर नहीं बोला, ऑर्डर बोला, मतलब सेम ऑर्डर। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर कितना हो गया? 0। ये हमें प्रूफ करना है, 0 यानी 0 वेक्टर प्रूफ कर देंगे तब भी काम चल जाएगा। बट देखो एक चीज, इसको मुझे सॉल्व करना है, बट ठीक है अपन सॉल्व कराएंगे या प्रूफ करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कोई एक वेक्टर A है, यह हुआ वेक्टर, है ना, और अगर इस वेक्टर का मैं मॉडुलस ले लेता हूँ या सिर्फ A लिख देता हूँ, तो इसका मतलब हुआ उस वेक्टर की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? मॉड A। ये वेक्टर B रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी लेंथ कितनी है? मॉड B। और अगर ये इस ऑर्डर में है, इस ऑर्डर में, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करेगा? A प्लस B वेक्टर। अच्छा, जब इसका मॉड ले लेंगे तो ये लेंथ हो जाएगी। तो एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि A प्लस B वेक्टर जो है ना, इसका मॉडुलस वो क्या है? एक तीसरी साइड है, और ये उनमें से 3 में से एक साइड है और ये उन 3 में से एक साइड है, तो ये तीनों साइड हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और ये इसके बराबर कह दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी, और ये डज नॉट इक्वल टू होता है, हमेशा बात याद रखना, क्योंकि ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, और किसी भी दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये मत कहते ना कि इक्वल होता है, क्यों भाई? इन दोनों का सम करो, इससे बड़ा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसका मतलब ये मत निकाल देना कि मॉड और मॉड का सम मॉड के बराबर होगा, नहीं। वेक्टर सम यानी A वेक्टर B वेक्टर का सम A प्लस B वेक्टर हो सकता है, बट अगर मॉड ले गए तो इसका मतलब ये एक साइड है और ये एक साइड है और ये भी एक साइड की लेंथ है, और 2 साइड की लेंथ का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब और आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर नहीं ट्रायंगल है, ठीक है। चलो मान लिया ट्रायंगल है ABC, और A के सामने वाली साइड जो है A वेक्टर, B के सामने वाली साइड को B वेक्टर मान लिया और C के सामने वाली साइड को C वेक्टर मान लिया। जब भी कभी आप क्वेश्चन करो ना तो इस तरह से कन्वेंशन मान के चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। एक ऑर्डर में A B C मान लिया और B के सामने वाले को B वेक्टर ऐसे ऐसे कह दिया। अब क्या बोला गया है कि सेम ऑर्डर में रखे गए हैं। सेम ऑर्डर मतलब अगर ये तीर इधर लगा तो ये इधर लगा और ये इधर लगा, क्योंकि अगर एरो इधर लगा देता तो रिवर्स ऑर्डर हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम ऑर्डर में। अब हमें प्रूफ करना है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो तीनों वेक्टर को ऐड करते हैं भाई। अगर हम इसको ऐड कर दें AB प्लस BC प्लस CA, है ना, AB प्लस BC प्लस CA, इन सब वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास फाइनली देखो क्या आएगा। अच्छा, AB वेक्टर को अगर मैं करूं AB वेक्टर,
है ना। और अगर मैं बी सी वेक्टर को ऐड करूँ, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को मैं ऐड करूँ, तो अगर मैं इस ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में ले लेता, सपोज दैट रिवर्स ऑर्डर में ले लेता, तो इन दोनों का सम ये वाला बन जाता, ये बन जाता कि नहीं बन जाता। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड करूँ, ए बी और बी सी को ऐड करूँ, और ये ऑर्डर सेम ऑर्डर हो गया और ये अपोजिट ऑर्डर हो गया, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है, अगर साइड दो वेक्टर हैं और तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में ले ली जाए तो दोनों वेक्टर का सम तीसरी लाइन रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इसका और इसका सम यूं यूं अगर गए तो इन दोनों का सम ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली लाइन क्या है, ए सी है। यूं जाते तो ये बोलते लेकिन यूं है, तो इन दोनों का सम क्या है बताओ, ए सी लाइन है। और बताओ प्लस सी ए बराबर कितना, 0। अच्छा याद करो, हमने एक चीज बताया था कि जब हमारे पास एक लाइन है ए और बी, जब हम तीर ऐसे लगाते हैं तो हम लिखते हैं ए बी वेक्टर, और जब इसी ए बी में हम एरो इधर लगा देते हैं तो इसको बी ए वेक्टर बोलते हैं। लेकिन ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर, अगर इन दोनों को पलट दो तो एक एक्स्ट्रा साइन बाहर आ जाएगा। तो वही करामात हम यहाँ पर भी करते हैं कि भाई ये तो ए सी वेक्टर लिखा हुआ है, और फिर क्या हो गया, इसमें अगर हमने इसको पलट के लिखा तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, ए सी वेक्टर हो गया। और सेम, अरे यार ये मैं इक्वल टू 0 क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ए सी वेक्टर लिखा हुआ है और इसको हमने पलट के लिखा तो ये भी क्या हो गया, ए सी वेक्टर हो गया, बट पलटा तो एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया। अब ए सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, सेम वेक्टर में से सेम चीज घटाओगे तो 0 वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये सम पूरा कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा इन तीनों का सम कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, इन तीनों का सम कितना, 0 आ चुका है। और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। अब बहुत लोग तमाशा लिखते हैं इधर और ब्रैकेट में क्या, क्यों, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ले भाई थ्योरी पूरी कर लो, अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, थोड़ा और एक्स्ट्रा एक दो लाइन लिख जाएगी। हाँ वेक्टर के बारे में तो ये और एक आध लाइन बढ़ा सकते हो बस। तुम सॉल्यूशन में और प्रूफ करना है तो लेट क्या ऐसे और कहानी बढ़ा सकते हो, कैसे, जैसे शुरुआत में ही क्या लिखोगे, लेट ओ बी ए बी इज अ सी वेक्टर, है ना, बी सी इक्वल्स टू ए वेक्टर। ये सब कहानी लिखने के बाद एंड देयर सम, ऐसे ऐसे करके आप थ्योरी बढ़ा सकते हो अगर बोर्ड में लिखना है। हाँ अब मैं उतना गाइड नहीं करने वाला, हमको भाई कंसेप्ट बताने हैं। चल क्वेश्चन करते हैं भाई। ओके यस ओके नाउ देखो, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ P1, P2, P3 and P4, P1, P2, P3 and P4, है ना, are the points on the plane, are the points on the plane and O is the origin of vectors, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन शो दैट या प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, P4 coincides with O if and only if क्या, if and only if O P1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर प्लस P2 P3 वेक्टर और प्लस P3 P4 वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास होना चाहिए। अच्छा कॉन्साइड, दो पॉइंट कॉन्साइड कर जाए। एक बार बताओ, जो हमने बताया था ये कहानी कि P और Q अलग अलग हैं और Q को पास लेते चले आए तो एक ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए मौजूद,
तो इसका मतलब पी क्यू वेक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। जब कोई वेक्टर जीरो प्रूफ कर दिया जाता है तो इसका मतलब उसमें मौजूद दोनों पॉइंट जो हैं वो एक ही पॉइंट पे आ गए, यानी कोइंसाइड कर गए। यानी कि हमें किसको किसको कोइंसाइड कराना है, प्रूफ करना है, ओ पॉइंट को, है ना, और P4 O से कोइंसाइड कर गया, तो O और P4 पॉइंट को हमें क्या करना है, कोइंसाइड प्रूफ कराना है, यानी दोनों का वेक्टर मुझे जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो आइडिया लग गया हमने जो पिछला बताया, यानी ये करना है। अब करेंगे कैसे, तो सॉल्यूशन में आते हैं। तो पहले तो भैया चित्रकारी बना लो, डिजाइन बना लेते हैं भाई। चलो एक ऐसे ही कुछ भी रख लिया, है ना, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया, कह दिया P1, इसको कह दिया P2, इसको कह दिया P3, इसको कह दिया P4, और यहाँ पर ले लो कहीं पर ओरिजिन O ले लो, सबको मिलाओ ओरिजिन से, ये अरे फिगर तो सही बन जा भाई, ओके, ये और ये। ठीक है, अब देखो मैं मतलब कुछ ऐसा एरो नहीं लगा रहा हूँ, बस तुम रिवर्स ऑर्डर का ख्याल रखना। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को लेकर चलते हैं क्या, तो हम अगर ये लेकर चलेंगे तो इसे प्रूव करना है इफ एंड देन में। तो पहली बात हम लेट मान के चलते हैं OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 और प्लस P3 P4, है ना, इक्वल्स टू 0। OP1 और P1 P2 अगर इन दोनों में ये ऑर्डर ले लिया जाए तो फिर इस लाइन का रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया P2O, सही है ना, ओके, P2O, OP2, कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हाँ यार गड़बड़ कर दिया, देख ये ऑर्डर सेम है, एडिशन करना है ना, तो ये तो सेम ऑर्डर हो गया ना, हमें उल्टा जाना पड़ेगा ना, तभी जाके इन दोनों वेक्टर का सम ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OP1 और OP2 की लाइन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ये वाली लाइन, यानी कि OP2 रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों का सम कितना आ गया, OP2। अच्छा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी याद रखो, फाइनल और दूसरे का इनिशियल मैच कर जाए तो गायब कर दो, सिर्फ OP2 वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो ये कहानी हमने बताई। फिर क्या है, P2 P3 और P3 P4 ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बताओ इस वेक्टर का फाइनल और इस वेक्टर का इनिशियल मैच कर गया तो इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, OP3 आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हम चित्र में भी देख लेते हैं, OP2 कौन सा वेक्टर हुआ, ये वाला, और P2 P3 कौन सा वेक्टर हुआ, ये वाला। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और फिर O से जोड़ो तो ये हो गया सेम ऑर्डर, और ऐसे करोगे तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि OP3 इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ तक भी रहा है भाई, यानी कि OP3, और यहाँ पर फिर लास्ट में क्या बचा, P3 P4 वेक्टर, और ये सम कितना, 0। अब देखो यहाँ का फाइनल और यहाँ का इनिशियल मैच कर गया तो ये किसके बराबर होना चाहिए, OP4 के बराबर होना चाहिए। और चित्र में भी देख लेते हैं, चित्र में भी क्या देख लें कि हमारे पास क्या है, OP3, तो OP3 ये, और फिर P3 P4 कौन, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर और फिर ये वेक्टर, तो अपोजिट ऑर्डर लेना है, ये लेना है कि नहीं लेना है, यानी इसका और इसका सम ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली लाइन क्या है, OP4। तो देखो दिख भी गया। अच्छा, जो भी वेक्टर 0 आ गया तो इसका मतलब इसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गए, सेम जगह पे याद हमके, और सेम जगह पे आ गए, मतलब O और P4 ये दोनों पॉइंट क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। हेंस हम कह सकते हैं कि पॉइंट O एंड P4 कोइंसाइड्स, है ना, प्रूफ हो गया क्या, वही तो बोला था, P4 कोइंसाइड्स विद O, यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है ना, और क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड 1-2 प्रॉब्लम और करा देंगे, क्योंकि थ्योरी अब पढ़ाना बचा नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी हमने बड़े धीमे धीमे पढ़ा है। ये मत सोचना यार सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, ये टॉपिक है ऐसा है, अगर समझ में आ गया ना तो बड़ी मजा आने वाली है, और जो चीज़ इतनी जल्दी कोई नहीं समझा पाता हम तुमको शायद समझा पाएंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी तारीफ करनी चाहिए कभी कभी अपनी भी, है ना, मेहनत इसीलिए करते हैं, तारीफ मिले, है ना। ठीक है भाई।
तो अब आज के वीडियो लेक्चर में फिर इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो में इसी पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन करा देंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाएंगे। पोजीशन वेक्टर, फिर सेक्शन फार्मूला एंड वेक्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत आगे तक बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।